माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुमन चौधरी, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 12 बायोलॉजी, जो कि चैप्टर 3 है और लेक्चर 3 है, जो कि चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड अटेंड नहीं किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को अटेंड कीजिए, देन आप लेक्चर 3 को अटेंड कीजिएगा। और आज के क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। क्या आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी क्रिस्टल क्लियर कर दिया था, उसी तरह आज के क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, वन पेयर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या ओवरी जो होता है वो वन पेयर होता है और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का यह काम होता है बाबू कि वो मतलब कि वो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा और हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का यही काम होता है कि वो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा और वो हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। ओवरी जो कि होता है वन पेयर में होता है। क्या ओवरी जो होता है वो कितने पेयर में होता है? वो वन पेयर में होता है। और डक्ट सिस्टम का बात करेंगे तो डक्ट सिस्टम जिसे हम फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं और ओविडक्ट बोलते हैं। यूट्रस है, यूट्रस जिसे हम हाइस्ट्रा या ओवम बोलते हैं। सर्विक्स है, वजाइना है। क्या? फॉलोपियन ट्यूब है, फॉलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट बोलते हैं। उसके बाद यूट्रस है, यूट्रस को हम हाइस्ट्रा या ओवम बोलते हैं। देन सर्विक्स है और वजाइना है। आप बात करेंगे सेकेंड लाइन पे, जो कि सेकेंड टॉपिक है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जिस तरह मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पीनिस और स्क्रोटम था, उस तरह फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, जिसे हम वल्वा बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस बोलते हैं और लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन एंड क्लोट्रिस। ये कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है फीमेल में। और एसेसरी ग्लैंड जो कि फीमेल में पाया जाता है, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड का यही काम होता है कि वो मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। मेमरी ग्लैंड का यह काम होता है कि वो मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। वो पेयर में होता है और ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। क्या? ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। अब बात करेंगे कि ये कुछ इस तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखता है। क्या? कुछ इस तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखता है, जो कि ये 3 लाइनिंग जो होता है, ये लेयर होता है, जो कि अंदर का जो लेयर होता है जिसे हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं। और ये सेकेंड उसके बाद होता है जिसे हम मियोमेट्रियम बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है जिसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ये सब को मिला के इस सब को मिला के यूट्रस का फॉर्मेशन होता है। और ये बीच का जो भाग है, ये बीच का जो भाग है जिसे हम यूट्रीन कैविटी बोलते हैं। क्या? ये बीच का जो भाग है, ये बीच का जिसे हम यूट्रीन कैविटी बोलते हैं। ये अपर जो भाग है जिसे हम यूट्रीन फंडस बोलते हैं। और ये ओवरी है जो कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके बाद ये फिम्बड़े है जिसका कलेक्शन काम होता है, ओवरी को कलेक्शन करने का काम होता है। और ये इनफंडिबुलम, अम्फूला और इस्थमस को मिला के हम फॉलोपियन ट्यूब नाम देते हैं। क्या? इस्थमस, अम्फूला और इनफंडिबुलम को मिला के हम फॉलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा नीचे ये सर्विकल कैनाल का फॉर्मेशन हो जाता है। और सर्विकल कैनाल और वजाइना को अगर मिला दे तो वो बर्थ कैनाल हो जाता है। और ये सबसे नीचे का जो भाग होता है जिसे हम हाइमेन बोलते हैं। क्या? जो सबसे नीचे का भाग होता है जिसे हम हाइमेन बोलते हैं। आई होप आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि ये ओवरी क्या होता है। ओवरी जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसका लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। और ये एलमोंड शेप का होता है। ओवरी का जो लंबाई होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है और ये एलमोंड शेप की तरह दिखता है। द ओवरी इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो कि ओवरी होता है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट ओवा और ये सिक्रेट करता है फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि वीज है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। क्या? ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट जिसका नाम है ओवा। और ये हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है जिसे वीज बोलते हैं, एस्ट्रोजन। और ये प्रोजेक्शन कुछ ये हार्मोन है जो कि ये ओवरी प्रोडक्शन करता है। अब बात करेंगे कि ओवरी का क्या डायग्राम है और डायग्राम को काफी क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे।
जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लड वेसल्स है, क्या ये ब्लड वेसल्स है। उसके बाद ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, उसके बाद ये प्राइमरी ओवा है। देन उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो, उसके बाद थोड़ा मैच्योर होकर ये टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर दिया, उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया। देन उसे हम मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हैं। उसका ये सेकेंडरी ओवा का भी फॉर्मेशन हो गया। देन ओवा का ओवुलेशन हो गया। देन ये ओवा रैपिच्यूड नहीं हुआ तो ये रैपिच्यूड जो हो गया उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर दिया। क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर दिया और ये नीचे का भाग जिसे हम ओवरी बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो रैपिच्यूड ओवरी है जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। क्या कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये बीच का जो भाग है, बीच का जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। आई होप आपको ये ओवरी का डायग्राम काफी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ओवरी में कुछ दिए गए लाइन को काफी क्लियर करते हुए चलेंगे। द ओवरी आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो कि ओवरी होता है वो एब्डोमेन के पास मतलब कि सिचुएटेड या लोकेटेड रहता है। जो ओवरी होता है रिमेन अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल बाय ए लिगामेंट कॉल्ड मीजोवेरियम। और जो ओवरी होता है वो अटैच रहता है एब्डोमिनल वॉल के से किसके हेल्प से, वो लिगामेंट के हेल्प से ओवरी एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहता है, जिसे हम मीजोवेरियम कहते हैं। क्या मीजोवेरियम क्या है। ओवरी जब एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहेगा लिगामेंट के हेल्प से उसे हम मीजोवेरियम बोलते हैं। क्या उसे हम मीजोवेरियम बोलते हैं। आप बात करेंगे सेकेंड लाइन पे, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो कि एवरी ओवरी जो होता है वो प्रत्येक ओवरी जो कि होता है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और ये कनेक्ट होता है पैल्विक वॉल से। और ओवरी जो होता है वो कनेक्ट होता है पैल्विक वॉल से। किससे कनेक्ट होता है, पैल्विक वॉल से। और यूट्रस के लिगामेंट से जुड़ा रहता है। क्या यूट्रस के लिगामेंट से ये जुड़ा रहता है। ओवरी जो होता है यूट्रस के लिगामेंट से अटैच रहता है। ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन इपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल इपिथेलियम। और ओवरी जो है वो अगर कुछ इस तरह का ओवरी है और ओवरी का ऊपर का भाग जो जिस लेयर से ये कवर रहता है जिसे हम इपिथेलियम बोलते हैं, जिसे उस एपिथेलियम को हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। क्या उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। विच इंक्लूजेज द ओवरियन स्ट्रोमा। और वो ओवरियन स्ट्रोमा को प्रोड्यूस करता है। अब बात करेंगे कि स्ट्रोमा का क्या काम होता है। स्ट्रोमा कंपोज्ड एन आउटर पेरिफेरल डेंस लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स। स्ट्रोमा जो कंपोज करता है आउटर भाग जो स्ट्रोमा होता है पेरिफेरल जिसे जो कि डेंस लेयर होता है जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या स्ट्रोमा के आउटर भाग जो होता है आउटर पार्ट जिसे हम पेरिफेरल या डेंस लेयर होता है जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है, स्ट्रोमा के आउटर पेरिफेरल डेंस लेयर को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर लूज लेयर को हम मेडुला बोलते हैं। क्या स्ट्रोमा के इनर लूज लेयर को हम मेडुला बोलते हैं। अब कुछ डायग्राम दिया गया है कि किस लिगामेंट से ओवरी अटैच रहता है, उस ओवरी को काफी क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे ये ओवरी का लिगामेंट है। क्या ये ओवरी का लिगामेंट है। ये यूट्रीन वाल है, यूट्रीन वाल जो कि अटैच रहता है ओवरियन लिगामेंट से। और ये जो है बीच का भाग जिसे हम ओवा बोलते हैं। और ये कॉर्टेक्स है जो कि फंक्शनल है और मेडुला होता है वो नॉन फंक्शनल होता है जिसे हम स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं। और ये फॉलिकल है। क्या ये फॉलिकल है। और ये पैल्विक वाल से अटैच रहता है। एक तरफ यूट्रीन वाल से ओवरियन लिगामेंट के हेल्प से ये अटैच रहता है। देन दूसरे भाग जो ये है
ये पैल्विक वाल से अटैच रहता है, जो कि इसे सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं और ये बीच का भाग जिसे हम जर्मिनल इपिथेलियम बोलते हैं, और ये आउटर क्यूबियडल इपिथेलियम है, और ये जो भाग है जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, जिसे इनर फाइब्रस लेयर, क्या इनर फाइब्रस लेयर है। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ये ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ ओवरी इक्वल टू स्ट्रोमा कनेक्टिव, जो कि ओवरी का जो बाहरी भाग होता है जिसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इंटरनल को मेडुला बोलते हैं। अब बात करेंगे कि फीमेल में एसेसरी डक्ट क्या क्या होता है, क्या फीमेल में एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं और इसका क्या काम होता है, उसे हम क्लियर करते हुए चलेंगे। फीमेल में जो एसेसरी डक्ट होता है जिसे हम ओविडक्ट बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं और वजाइना बोलते हैं। अब बात करेंगे कि ये यूट्रिन ट्यूब या ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब जिसका नाम है, इसका क्या काम होता है फीमेल के बॉडी में। दीज एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूट्रस, ये एक्सटेंड होता है लेटरली फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस के थोड़ा सा नीचे का भाग जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, इसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। ये यूट्रिन ट्यूब जिसे हम फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, और ये एपिथेलियम सेल से बना होता है। क्या ये एपिथेलियल सेल से बना होता है। इसे हम सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार सेल, जो कि विच हेल्प टू मूव ए फर्टिलाइज ओवम, जो कि मूव ए फर्टिलाइज ओवम सेकेंडरी oocyte टुवार्ड यूट्रस, जो कि ये सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार सेल के से बना होता है, जिससे ये मूव कर जाता, मतलब कि आगे बढ़ जाता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, किसे सेकेंडरी oocyte को, टुवार्ड द यूट्रस, किसके मतलब यूट्रस के आगे हो जाता है, मतलब कि फर्टिलाइज होने के लिए। और इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे, जिससे में फिम्ब्रे होता है। फिम्ब्रे द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे, जो कि ये फिंगर लाइक का कुछ इस तरह का होता है, जिसे हम फिम्ब्रे बोलते हैं। क्या फिम्ब्रे बोलते हैं, जिसका काम होता है कैप्चरिंग, विच हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ oocyte, जो कि ये oocyte ओभा होता है, जिससे ये फिम्ब्रे कैप्चर करता है, मतलब कि पकड़ता है। आप बात करेंगे कि इनफंडिबुलम क्या होता है। क्या इनफंडिबुलम क्या होता है। इनफंडिबुलम जो होता है वो एंटेरियर पार्ट होता है, जो कि क्लोजर टू ओवरी, ओवरी के काफी नजदीक होता है। इनफंडिबुलम जो होता है वो ओवरी के क्लोजर होता है, ये ओवरी के काफी नजदीक पाया, जो कि ये फनल शेप्ड पोर्शन का होता है। द फनल शेप्ड पोर्शन ऑफ ईच ट्यूब इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, जो कि ये फनल शेप्ड पोर्शन होता है, और ये प्रत्येक ट्यूब जिसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। अब बात करेंगे कि अम्फूला, जो कि विडेस्ट पोर्शन होता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन का एक जंक्शन होता है, जिस भाग में अगर स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइज होता है, वह उस भाग को हम अम्फूला बोलेंगे। क्या अम्फूला बोलेंगे। इट इज ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसे हम एम्फुलरी रीजन बोलते हैं। क्या, जिसे हम एम्फुलरी रीजन बोलते हैं। अब बात करेंगे इस्थमस क्या होता है। इट इज ए शॉर्ट नैरो थिक वाल्ड पोर्शन दैट ज्वाइन द यूट्रस, जो कि ये छोटा सा नैरो मोटा वाल होता है, जो कि ये मोटा वाल का पोर्शन होता है, ये ज्वाइन करता है यूट्रस से। आप बात करेंगे कि यूट्रस क्या होता है। यूट्रस, द यूट्रस इज ए सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ओवम या हाइस्ट्रा, जो कि यूट्रस होता है सिंगल होता है, जो कि यूट्रस एक ही होता है, जिसे हम ओवम या हाइस्ट्रा बोलते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, जो कि यूट्रस का शेप होता है वो इन्वर्टेड उल्टा नाशपाती की तरह दिखता है। क्या, इन्वर्टेड पियर की तरह दिखता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, जो कि ये लिगामेंट के सपोर्ट से अटैच रहता है पैल्विक वाल में। क्या,
यूट्रस जो होता है वो लिगामेंट के अटैच से पेल्विक वॉल में अटैच रहता है। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, जो कि यूट्रस ओपन होता है वजाइना के थ्रू, जिसे हम नैरो सर्विक्स बोलते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, जो कैविटी होता है सर्विक्स का जिसे हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं। अलोंग द वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, और सर्विकल कैनाल और वजाइना को अगर हम मिला दे जिसे हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। बर्थ कैनाल इक्वल टू सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, जिससे बेबी का बाहर निकलता है, पार्चुरेशन उस भाग से होता है। द सर्विकल ग्लैंड सीक्रेट सर्विकल म्यूकस, और जो सर्विकल ग्लैंड होता है वो सर्विकल म्यूकस मतलब कि प्रोडक्शन करता है। इट सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, और ये सिचुएट कहाँ पे उपस्थित रहता है, मतलब कि ये सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये सर्विकल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, जिसका साइज जो होता है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। सर्विकल ग्लैंड जो कि 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है, और ये 2.5 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है, और इसका 3 पार्ट है। इट हैज 3 पार्ट्स। का यूट्रस का जो ओवम या हाइस्टा जिसे बोलते हैं, इसका 3 पार्ट्स होता है, जिसे फंडस बोलते हैं, जो कि अपर डोम शेप्ड पोर्शन सुपीरियर टू द यूट्रीन ट्यूब, जो कि अपर डोम शेप जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, डोम शेप्ड पोर्शन सुपीरियर टू द यूट्रीन ट्यूब। और ये बॉडी जो कॉर्पस होता है ये मिडिल पार्ट एंड मेन पार्ट ऑफ यूट्रस, और बीच का जो ये कुछ इस तरह का अपर डोम शेप होता है फंडस का, वह नीचे का जो मिडिल पार्ट होता है वो मेन पार्ट होता है यूट्रस का। क्या ये मेन पार्ट होता है यूट्रस का। आप बात करेंगे कि सर्विक्स क्या होता है। एन इन्फेरियर नैरो पोर्शन कॉल्ड सर्विक्स ओपन इनटू वजाइना, और ये इन्फेरियर नैरो पोर्शन होता है कुछ इस तरह का। अगर ये वजाइना है तो ये कुछ इस तरह का होता है, जिसे इन्फेरियर नैरो पोर्शन होता है, जिसे हम सर्विक्स ओपन, और ये सर्विक्स जो होता है ये वजाइना में ओपन होता है। इट इज मेनली formed of the most powerful sphincter muscle in the body, और ये जो मेनली बना होता है ये पावरफुल स्फिंक्टर मसल इन द बॉडी, जो कि ये दर्द को काफी झेल सकता है, उस मसल से ये बना होता है, जिसे हम स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। अगर डायग्राम के सहायता से अगर इस टॉपिक को समझेंगे तो ये काफी आसान है। अगर ये कुछ इस तरह का यूट्रस है तो ये सर्विक्स हो गया। क्या ये सर्विक्स हो गया, जो कि ये ओपन होता है यूट्रस में इंटरनल, जिसे हम इंटरनल दिखा रहे हैं, और ये बीच का जो भाग है ये बीच का जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, और ये नीचे का भाग है जो कि सर्विक्स ओपन होता है वजाइना में, जो कि एक्सटर्नल है, और ये इस तरह का साइड का जो वजाइना है। सर्विक्स जो होता है ओपन होता है यूट्रस में, जो कि इंटरनल ओपन होता है, और अगर एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है वो सर्विक्स का वो वजाइना में होता है। आई होप आपको ये डायग्राम काफी क्लियर हो गया होगा। आप बात करेंगे कि जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो 3 वाल है उसका क्या काम होता है, और ये किस तरह से काम करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। द वाल ऑफ द यूट्रस हैज मियोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 लेयर ऑफ टिश्यू। पेरीमेट्रियम जो कि होता है एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, जो कि एक्सटर्नल बाहरी पतली मेम्ब्रेनस होता है, और मियोमेट्रियम जो होता है वो मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, और जो मियोमेट्रियम होता है वो मिडिल लेयर होता है, और ये लार्ज होता है, कुछ बड़ा तरह का होता है, और ये स्मूथ होता है, काफी ये चिकना होता है। और जो कि एंडोमेट्रियम होता है वह ग्लैंडुलर इनर ग्लैंडुलर लेयर से बना होता है,
डेट लाइन द यूट्रीन कैविटी, जो कि ये लाइन बनाता है यूट्रीन कैविटी में। अब कुछ की नोट है जिसे हम देखेंगे। द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मियोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो कि की नोट में दिया गया है कि इंडोमेट्रियम जो है जिसमें साइक्लिकल चेंज होता है, कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंज होता है। और जो कि मियोमेट्रियम होता है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, जो कि ये पेन होता है कब? जब डिलीवरी होता है बेबी का, उस समय मियोमेट्रियम जो पार्ट है उसमें काफी कॉन्ट्रैक्शन, काफी दर्द महसूस होता है। अब बात करेंगे कि वजाइना क्या होता है। वजाइना जो होता है, यूट्रस ओपन इनटू एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वजाइना। यूट्रस जो होता है वो ओपन होता है इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब में, जिसे हम वजाइना बोलते हैं। क्या? वजाइना बोलते हैं। The vagina is lined by a non-keratinized stratified squamous epithelium without any gland। और जो वजाइना होता है जिसमें लाइनिंग होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि ये एक तरह का सेल है और इसमें कोई ग्लैंड, वजाइना में कोई तरह का ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ की नोट है जिसे हम देखेंगे। During reproductive life, the vagina contains lactobacillus acidophilus which keep the vaginal pH 4.9 to 3.5। जब रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है उस समय वजाइना कंटेन करता है, मतलब वजाइना के पास होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि मेंटेन करता है वजाइना को पीएच वैल्यू, जिसका पीएच वैल्यू है 4.9 और से 3.5, जो कि ये काफी एसिडिक होता है। बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लाइकोजन, और ये जो कि लैक्टिक एसिड जो फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होता है, वो ग्लाइकोजन से प्रोड्यूस होता है। आप बात करेंगे कि ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है और इसका क्या काम होता है। बार्थोलिन ग्लैंड ऑनर आइदर साइड ऑफ वजाइना और फिक्स ए वेस्टिब्यूलर ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट। अगर कुछ इस तरह का वजाइना है तो ये वजाइना के अंदर ग्लैंड ना प्रेजेंट होकर इसके साइड में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या? साइड में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। और ये बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है, बार्थोलिन ग्लैंड अकर इन फीमेल मैमल्स एंड हेल्प इन वेस्टिब्यूलर लुब्रिकेशन। और बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो फीमेल के मैमल में ही पाया जाता है और ये वेस्टिब्यूलर लुब्रिकेशन का काम करता है। आज इसमें कुछ की नोट है। बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल कोरस्पोंड टू द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल। अब जैसे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड मेल में पाया जाता था और जिस तरह मेल में बार्थोलिन ग्लैंड का काम था, उस तरह ही मतलब कि बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का अगर जिस तरह से काम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसी तरह बार्थोलिन ग्लैंड का भी काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जिस तरह बल्बोरेथ्रल ग्लैंड मतलब कि पीएच मेंटेन करता था, अगर पेनिस से अगर मतलब कि टॉयलेट अगर पास है तो उसे न्यूट्रलाइज करेगा। जब स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा, स्पर्म का जो कि एजुकुलेशन हो जा, उस समय बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो कि न्यूट्रलाइज करेगा। उसी तरह बार्थोलिन ग्लैंड उसका भी यही काम है कि वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट को वो काफी न्यूट्रलाइजेशन कर सके। आई होप आपको ये बार्थोलिन ग्लैंड का वर्क आपको या फंक्शन समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे जो कि वजाइना में ग्लैंड जो होता है वो अब्सेंट होता है और एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि वजाइना में होता है जिसे हम वजाइनल ऑरिफिक्स बोलते हैं। क्या? वजाइना के जो ओपनिंग होता है जिसे हम वजाइनल ऑरिफिक्स बोलते हैं, और ये इट इज गार्डेड बाय ए थिन फोल्ड ऑफ वेस्कुलाइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। और ये मतलब कि ये गार्ड की तरह अगर ये थीन फोल्ड वेस्कुलाइज्ड म्यूकस जो होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे हम
हाइमेन बोलते हैं। और हाइमेन कुछ इस तरह का अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कुछ ऊपर ये लास्ट भाग जो है जो कि इस होके पेनिस का इंटर होता है, जिस फर्स्ट पोर्शन में अगर पेनिस का इंटर होता उसी भाग को हम हाइमेन बोलते हैं। अब बात करेंगे कि हाइमेन का क्या काम होता है और इसे कब ब्रेक होना या न होना इसे क्या प्रभाव पड़ता है। हाइमेन इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स। हाइमेन जो होता है वो मतलब कि पुराने लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हाइमेन जो होता है वो सील जो होता है वो ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस मतलब कि जो कि पहली बार अगर सेक्स किया जाता है उस समय इसका ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये काफी सच नहीं है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय ए सडन फॉल और ज्वेल्ट। और ये कभी भी इसका ब्रोकन हो सकता है, सडन अचानक ये ब्रोकन हो सकता है। जब अगर कभी लड़की गिर गई या उसे जोल्ट मतलब कि ठेस लग गया, जैसे इंसेक्शन किसी से धक्का खा गई, जैसे वेजाइनल टेम्पोल कुछ तरह से उसे जर्किन लग गया। ये अगर वजाइना का मतलब कि वजाइना में जो हाइमेन ओपनिंग होता है, अगर हाइमेन अगर टूटा हुआ है उसका ब्रोकन है, वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेक्सुअली पार्टिसिपेट है किसी मेल से। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक साइकिल, हॉर्सबैक etc। अगर किसी गेम या स्पोर्ट में, साइकिलिंग में अगर लड़की अगर भाग ले, अगर उसमें उस कारण भी हाइमेन का ब्रेक हो जाना ये उतना जरूरी नहीं है कि ये सेक्स करने से ही हाइमेन का ब्रेक होना अति आवश्यक है। इन सम वोमेन द हाइमेन प्रेसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। किसी महिला में आफ्टर सेक्स ये हाइमेन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। क्या किसी महिला में सेक्स से पहले ही हाइमेन का ब्रेक हो जाता है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये फैक्ट नहीं है कि अगर प्रेजेंस हो और absence हो, मतलब कि प्रेजेंट हो या मतलब कि अनुपस्थित हो, हाइमेन का रहना और न रहना ये इंडिकेट नहीं करता है कि अगर कोई फीमेल है वो वर्जिनिटी है, वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसको हो चुका है और वो क्वाइटस कर चुकी है। आई होप आपको ये हाइमेन आपको काफी क्लियर हो गया होगा। आप बात करेंगे कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जो कि और वल्वा जो होता है वो क्या होता है, इसका क्या काम होता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन एंड क्लोट्रिस, जो कि ये कुछ एक्सटर्नल जेनिटलिया है फीमेल के। आप बात करेंगे बारी बारी हर टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप बात करेंगे कि मोन्स प्यूबिस क्या होता है। एक कजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जो कि ये कुछ लचेदार फैटी मोटा टिश्यू होता है और ये कवर्ड रहता है स्किन को और ये प्यूबिक हेयर से। अगर कुछ इस तरह का हाइमेन है और ये हाइमेन या इधर से हाइमेन है और ये वजाइना है, ये कुछ मोटी और ये ताजी मतलब ताजी तरह मतलब कि ये ताजी सब्जी की तरह ये फुला हुआ फैटी टिश्यू है जिसे हम मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। और इसके ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। आई होप आपको मोन्स प्यूबिस काफी क्लियर हो गया होगा। आप बात करते हैं कि लेबिया मेजोरा क्या होता है। फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस सराउंडेड बाय द वजाइनल ओपनिंग, जो कि ये फ्लेशी फोल्ड टिश्यू होता है और ये एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग। अगर कुछ इस तरह का वजाइनल ओपनिंग है तो इसके चारों तरफ का जो ये लेयर होता है जिसे हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। और लेबिया माइनोरा क्या होता है। लेबिया माइनोरा जो कि पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। अगर लेबिया मेजोरा अगर इस साइड है तो अगर ये पेयर्ड में इस साइड भी जो कि ये
विस्कसन फैटी टिश्यू प्रेजेंट है जिसे हम लेबिया माइनोरा बोलेंगे। आप बात करेंगे कि हाइमेन क्या होता है। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्टिकली बाय ए मेम्ब्रेन। द हाइमेन इज ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स। हाइमेन जो होता है वजाइना का ओपनिंग होता है और ये कवर्ड रहता है पार्टिकल मेम्ब्रेन से, और जो हाइमेन होता है वो फर्स्ट क्वाइटस के दौरान या फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ये ब्रेक हो जाता है। और ये नहीं है कि अगर सेक्स मतलब कि की है कोई लड़की तो ही हाइमेन का ब्रेक हुआ है, ये स्पोर्ट में भी या किसी काम करने में भी हाइमेन का ब्रेक हो जाता है। आप बात करेंगे कि क्लोट्रिस क्या होता है। क्लोट्रिस जो होता है ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूथरल ओपनिंग। जो कि यूथरल ओपनिंग होता है टू लेबिया माइनोरा कुछ इस तरह से, अगर यूथरल का ओपनिंग है और इधर लेबिया माइनोरा है, इसका जो ऊपर का भाग है अपर जंक्शन जिसे हम क्लोट्रिस बोलते हैं, इस कुछ इस तरह का होता है, इसे हम क्लोट्रिस बोलते हैं। अब हम डायग्राम की मदद से इसे हम काफी अच्छे तरह से समझेंगे। ये जो है ये बीच का भाग, ये बीच का जिसे हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और ये जो लास्ट का भाग है जिसे हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं, और ये ओपनिंग है वजाइनल ओपनिंग है जिसे हम हाइमेन बोलते हैं, और ये थोड़ा उससे नीचे का जब भाग होता है जिसे हम पेरिनियम बोलते हैं, और ये भाग जो है जिसे हम एनस बोलते हैं, जिसे एक्सट्रैक्टिव मटेरियल जो कि बाहर आता है, ये ओपनिंग ऑफ वजाइना है। क्या ये ओपनिंग ऑफ वजाइना है? इसे ही हम ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा बोलते हैं। ये ऊपर का जो भाग है जिसे हम क्लोट्रिस बोलते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम काफी क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड डायग्राम को देखते हैं। ये जो है ये प्यूबिक हेयर है, मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस। नीचे का ये जो भाग है जिसे हम क्लोट्रिस बोलते हैं, ये लेबिया मेजोरा है। अपर जो लेयर है जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, और ये उससे थोड़ा अंडर लेयर है जिसे हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और ये ओपनिंग जो हाइमेन ओपनिंग मतलब हाइमेन जो है वजाइना का ओपनिंग जिसे हम हाइमेन बोलते हैं। और ये पेयर यूथरल ग्लैंड ये है जो कि यूथरल ऑरिफिक्स यूथरल का ओपनिंग है, और इसमें बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये वजाइनल ऑरिफिक्स है, और ये नीचे का जो भाग है जिसे हम एनस बोलते हैं, जिससे एक्सट्रैक्टिव मटेरियल बाहर आता है शरीर से। आई होप आपको ये दोनों डायग्राम काफी क्लियर हो गया होगा। आप बात करते हैं कि मेमरी ग्लैंड क्या होता है। मेमरी ग्लैंड ए फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मेमल। जो कि फंक्शनल मेमरी ग्लैंड है वो सभी फीमेल मेमल का ये चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है। द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। जो कि मेमरी ग्लैंड होता है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसे हम ब्रेस्ट बोलते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है और इसमें वेरिएबल बहुत से मात्रा में इसमें फैट पाया जाता है, जिससे डिपेंड करता है कि ये ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा, जो कि ये डिपेंड करता है ग्लैंडुलर टिश्यू और अमाउंट ऑफ फैट पे। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमरी लोब। जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, जो प्रत्येक ब्रेस्ट जो होकर डिवाइड होता है 15 से 20 मेमरी लोब में, और वो कंटेनिंग कर मतलब उसके पास जो होता है वो क्लस्टर ऑफ सेल जिसे हम एल्वोलाई बोलते हैं। The cell of alveoli secrete milk which is stored in cavity lumens of alveoli। और जो सेल ऑफ एल्वोलाई होता है वो मिल्क को सिक्रेट करता है, और ये स्टोर इन द कैविटी, और ये कैविटी में मिल्क स्टोर रहता है जिसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई बोलते हैं।
आप बोलेंगे कि एल्वलाई क्या होता है। द एल्वलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। द एल्वलाई जो होता है वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। और जो प्रत्येक ट्यूब्यूल होता है वो ज्वाइन होता है मेमोरी डक्ट से। क्या जो मेमोरी डक्ट होता है वो ट्यूब्यूल से मतलब कि वो मिल जाता है। सर्वल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्फूला। और जो मेमोरी डक्ट होता है वो ज्वाइन हो जाता है मेमोरी एम्फूला से। विच इज कनेक्टेड टू ए लैक्टिफेरस डक्ट। और वो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाता है थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। और मिल्क जो है वो मेमोरी ग्लैंड से ब्रेस्ट से बाहर आने लगता है। आई होप आपको ये काफी क्लियर हो गया होगा। आप बात करेंगे कि फ्लो ऑफ मिल्क, जिस तरह फ्लो ऑफ स्पर्म मेल में पढ़े थे उस तरह फ्लो ऑफ मिल्क पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी लोब जो होता है वो कंटेन करता है, सबसे पहले ये मेमोरी एल्वलाई में मिल्क जाता है, उसके बाद ये मेमोरी ट्यूब्यूल में जाता है। क्या मेमोरी ट्यूब्यूल में जाता है। मेमोरी एल्वलाई से मिल्क मेमोरी ट्यूब्यूल में जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल से ये मेमोरी डक्ट में जाता है, देन मेमोरी डक्ट से ये मेमोरी एम्फूला में जाता है जो कि ये टेम्पोरली स्टोरेज मिल्क होता है, जो कि ये मतलब कि ये कुछ देर के लिए स्टोर करता है मिल्क। उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है, देन निप्पल में जाता है टू आउटसाइड बॉडी, और वो ब्रेस्ट से बाहर आता है। कुछ क्वेश्चन है जिसे देखेंगे। मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम। मिल्क जो होता है वो बाहर आता है किससे, मेमोरी ग्लैंड से। मिल्क इज सक्ड विथ और थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट से। आप बात करेंगे कौन से हार्मोन किसको कंट्रोल करता है। हार्मोन कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी इज कंट्रोल GnRH, जो कि ओवरी जो कंट्रोल होता है वो GnRH से कंट्रोल होता है। और एंटी पिट्यूटरी सीक्रेट FSH। एंटी पिट्यूटरी जो कि सीक्रेट करता है वो फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन को, और ये FSH जो कि कंट्रोल करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद ये मैचुरेशन ऑफ ओवा को भी FSH सीक्रेट करता है। उसके बाद सिक्रिएशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय फॉलिकल सेल। सिक्रिएशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय फॉलिकल सेल। आप देखेंगे कि ये मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम, जो कि ये फैट है, फैट जो कि ये साइज डिपेंड करता है ब्रेस्ट का, जो कि किसका कितना मतलब कि साइज रहता है ब्रेस्ट का वो फैट पे डिपेंड होता है। उसके बाद ये मेमोरी लूब है, मेमोरी लूब के बाद वो मिल्क सक्त होता है मेमोरी एल्वलाई से। उसके बाद मेमोरी डक्ट में जाता है, उसके बाद एम्फूला में जाए, उसके लैक्टिफेरस डक्ट में। ये जो लास्ट पार्ट है जिसे हम निप्पल बोलते हैं, और उससे थोड़ा नीचे का एरोला, जो कि ये है, ये रिब है जो कि अटैच रहता है हमारे चेस्ट से, और ये मसल बिटवीन रिब्स, पेक्टोरियल्स मेजर मसल्स। आई होप आपको ये मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम काफी क्लियर हो गया होगा। आप बात करेंगे कि एंटी पिट्यूटरी सीक्रेट करता है LH को, LH हार्मोन को, और ये ओव्यूलेशन करवाता है। इम्प्लाई ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफर इनटू येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रिएशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। जब ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफर हो जाता है येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रिएशन करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्मेशन करता है। और एस्ट्रोजन कंट्रोल ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ सेक्स और सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। और एस्ट्रोजन होता है एस्ट्रोजन मतलब कि ये हार्मोन जो कि कंट्रोल करता है मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेक्स और सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन सस्पेंड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रमोट। और
प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वह सस्पेंड करता है ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये इम्प्लांटेशन को प्रमोट करता है। फेटस ऑफ द इंडोमेटेरियम, और इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ये मोटा करता है जो कि ये इम्प्लांट हो सके। एंड डेवलपमेंट ऑफ द फेटस इन द यूट्रस, ताकि वो फेटस का डेवलपमेंट हो सके यूट्रस में। यूट्रस की लाइनिंग को ये मोटा करता है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट रिलैक्सिन हार्मोन, और प्रेगनेंसी का जो एंड समय आ जाता है या चलता है उस समय कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है जो कि बोर्डियंस डेट पेल्विस फॉर इजी पार्चुरेशन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन जो कि प्रोडक्शन होता है प्रेगनेंसी के एंड ऑफ प्रेगनेंसी के समय, तो ये पार्चुरेशन में काफी इजी हो जाता है, जो कि ये पेन उतना सहने की क्षमता मां को मिल जाती है। जैसे ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस होता है और इसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है पीनिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। इस तरह ही मेल में एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर होता है। अगर मैच्योर हो गया है मेल तो उसमें लो पिच वॉइस हो जाएगा, उसका लाउडली आवाज हो जाएगा, और बियर्ड आ जाएगा मतलब दाढ़ी आ जाएगा, और शोल्डर जो है उसका चौड़ा हो जाएगा, हिप्स बन जाएगा। और इसी तरह फीमेल में भी कुछ चेंजेज आती है, जैसे उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, उसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ओविडक्ट, यूट्रस, मेमरी ग्लैंड और वजाइना है। और जब मैच्योर हो जाता है उसमें जो कि कैरेक्टर आता है हाई पिच वॉइस, जो कि मधुरता उसके आवाज से निकलती है फीमेल में, उसका स्मूथ फेस हो जाता है, उसका नैरो शोल्डर और बोर्ड हिप्स, जिसकी कमर उसकी पतली हो जाती है। अब बात करेंगे कि oogenesis क्या होता है। oogenesis, the process of formation of mature female gamete ova is called oogenesis। oogenesis का यह प्रोसेस है, यह एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन, और जो ये गैमीट है वो ओवा है, ओवम है, जिसे बनने की प्रक्रिया को हम oogenesis बोलते हैं। और oogenesis जो कि है ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये 40-45 साल के बाद ये बनना बंद हो जाता है। द सम ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिवाइडेड टू माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ गैमिट मदर सेल उगोनिया। और द सम जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है माइटोसिस से, माइटोसिस करके वो डिवाइड हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ गैमिट। वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में गैमिट को प्रोडक्शन करता है, किससे? मदर सेल, जो कि मदर सेल उगोनिया है। ओगोनियम मल्टीपल बाय माइटोसिस एंड फॉर्म प्राइमरी oocyte। ओगोनियम में मल्टीपल माइटोसिस होने के बाद वो फॉर्म करता है, मतलब कि बनाता है प्राइमरी oocyte को। अब बात करेंगे ग्रोथ फेज क्या होता है। Each primary oocyte gets surrounded a layer of granulosa cell and called प्राइमरी फॉलिकल। और जो प्रत्येक oocyte होता है वो घिर जाता है ग्रेनुलोसा सेल, oocyte जो कि ग्रेनुलोसा सेल से घिर जाता है, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब बात करेंगे कि प्राइमरी oocyte क्या होता है। द प्राइमरी oocyte इज लार्ज एंड मैच्योर्ड बाय ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी oocyte जो कि लार्ज है और ये मैच्योर होने के बाद ये ऑब्टेनिंग करता है फूड, जो कि प्राइमरी फॉलिकल से प्राप्त करता है, रिसीव करता है। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर। जो कि प्राइमरी फॉलिकल होता है वो काफी ज्यादा लेयर से घिरा रहता है, जैसे ग्रेनुलोसा सेल एंड ए न्यू थीका
एंड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, और ये न्यू कुछ नए थीका से भी घिरा रहता है जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। आप बात बोलेंगे या टॉपिक को समझेंगे। द सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है? द सेकेंडरी follicle soon transfer into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। क्या? the secondary follicle जो कि ये ट्रांसफॉर्म्स हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल में, और इसका कैरेक्टराइज्ड है कि ये फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। टर्सरी सेकेंडरी फॉलिकल जो कि मैच्योर होकर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल में, और इसका यह कैरेक्टर है जो कि ये फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है, कुछ अंडे की तरह होता है, जिस तरह अंडे में फ्लूइड भरा रहता है, और जो कि इसका कलर येलो होता है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका कॉल्ड इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। जो कि थीका लेयर जो है जिसे हम इनर थीका को इंटरना बोलते हैं और आउटर थीका को एक्सटर्ना बोलते हैं। क्या? इनर थीका को इंटरना बोलते हैं और आउटर थीका को एक्सटर्ना बोलते हैं। द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete get first meiotic division। जो कि प्राइमरी oocyte होता है विथिन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो, जो कि टर्सरी फॉलिकल ग्रो प्राइमरी oocyte से टर्सरी फॉलिकल भी ग्रो हो जाता है, और इनका जो साइज होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इट गेट मियोटिक डिवीजन, जो कि ये मियोटिक डिवीजन करके इसका साइज को कंप्लीट कर देता है। विच इज अनइक्वल डिवीजन, जो कि माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। एंड फॉर्म ए लार्ज सेकेंडरी oocyte, और इसके बाद सेकेंडरी लार्ज नंबर में सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है और टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। अब बात करेंगे कि टर्सरी फॉलिकल क्या होता है। द टर्सरी फॉलिकल चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जब चेंज हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर फॉलिकल जो हो जाता है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जूना प्लेस्यूडा, और सेकेंडरी oocyte में जो कि न्यू मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम जूना प्लेस्यूडा बोलते हैं। The Graafian follicle then rapitude to release secondary oocyte ovum to form the ovary by the process called ovulation। और ग्राफियन फॉलिकल रैपिच्यूड फट जाने के बाद वो रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte ओवम, और वो फ्रॉम दी ओवरी, और किससे? ओवरी से सेकेंडरी oocyte ओवम निकलता है, और इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। क्या? ओवुलेशन बोलते हैं। If a sperm can enter the ovum second oocyte through juna pellucida layer, the ovum complete meiosis second। यदि एक स्पर्म जो कि इंटर कर सकता है ओवम में, और वो सेकेंडरी oocyte को जूना पेलुसिडा लेयर के सहायता से द ओवम कंप्लीट मियोसिस, और वो ओवम जो है वो मियोसिस सेकेंड कर लेता है। एंड द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और उसका जो परिणाम स्वरूप जो परिणाम मिलता है जो कि वो परिणाम यह मिलता है कि वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है, और ये सेकेंड पोलर बॉडी का भी फिर से फॉर्मेशन कर देता है। ये फीटल लाइफ आ गया, जो कि ये ओगोनिया है, और ओगोनिया का ये माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके दो फॉर्मेशन होगा, दो ओवा का फॉर्मेशन हो गया, उसका 2 से 4 का फॉर्मेशन हो गया। अब ये बर्थ चाइल्डहुड से पुबर्टी में आ गया, और प्राइमरी oocyte को फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके जो कि 1 से फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन किया, और 1 से सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, और 1 से 2 का फॉर्मेशन हुआ था जो कि सेकेंडरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन हो गया, जो कि ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में हुआ था। अब बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम किस तरह का होता है।
एन ओवम इज जनरली स्फीकल नॉन मोटाइल गैमीट। जो कि ओवम होता है वो सामान्य तरह का स्फीकल होता है, गोला तरह गोलेकार की तरह होता है, और ये नॉन मोटाइल गैमीट होता है जो कि चल नहीं सकता है। विथ और ए वेरी फ्यू वाल्क साइटोप्लाज्म, जिसमें इसमें वाल्की साइटोप्लाज्म जो कि ये इनक्लोज्ड होता है वन और मोर एग, और इसमें एक और एक से ज्यादा एग इनक्लोज मतलब बंद रहता है। द लाइफ स्पेन ऑफ एग इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स 24 आवर्स। जो कि एग का लाइफ स्पेन होता है वो ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 24 आवर, 1 डे बोल सकते हैं। कुछ इस तरह का ओवम होता है जो कि बीज का जो भाग जिसे हम बीज का ये भाग जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलता है, और ये जो है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। क्या है ये? फर्स्ट पोलर बॉडी है। और ये अपर भाग जो है जिसे हम कोरोना रेडिएटा या फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, और ये कोरोना रेडिएटा के बाद जो लेयर है उसके बाद जो लेयर है जिसे हमें पोलर बॉडी अटैच, जिसे हम जोना प्लेसिडिया, जिसे जेली कोट, ये चिपचिपा कोट की तरह रहता है जिसे जोना प्लेसिडिया बोलते हैं। अब बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि काफी VVI है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए साइक्लिक चेंज इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा जो कि प्रोसेस है जिसमें साइक्लिक चेंज होता है रिप्रोडक्टिव ट्रेट में, और जो कि ये प्राइमेट फीमेल में होता है, जिस तरह की मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स। Menstruation is the periodic seeding of the endometrium of the uterus with bleeding। Menstruation जो कि पीरियोडिक सीडिंग होता है वो एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस का लाइनिंग होता है, जिससे एंडोमेट्रियम का टूट जाता है और ब्लीडिंग हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इन हेल्दी वोमेन menstruation occur at average interval of about 28 to 29 days। अगर कोई हेल्दी वोमेन है उसमें मेंस्ट्रुएशन जो होगा वो 28 से 29 डेज के बीच में हो जाएगा। और मेनार्च इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल एट अबाउट 13 ईयर एट पुबर्टी। और फर्स्ट जो कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है जिससे हम मेनार्च बोलते हैं, जो कि ये 13 ईयर ओल्ड्स के बाद ये स्टार्ट होता है। कब? ये पुबर्टी के आने के बाद। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेज, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज एंड सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज एंड ओवुलेटरी फेज, जो कि ये कुछ फेज हैं। अब बात करेंगे कि मेनोफेज क्या होता है। मेनोपॉज इट इज द स्टेज एट विच मेंस्ट्रुएशन स्टॉप इन द लाइफ ऑफ वुमन। यह एक ऐसा स्टेज है जब वुमेन में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। इट अकर इन द वुमेन्स एट द एज बिटवीन 45 to 50 ईयर। और इस समय जो वुमेन होता है, मतलब कि वो वुमेन जो होती है वो 45 से 50 साल की होती है। इफ रिफर टू द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, और ये रिप्रोडक्टिव फेज के एंड में आ जाते हैं जिसे सेनेंस्ट फेज बोलते हैं, सनिसिएंट फेज बोलते हैं। कुछ नोट है जिसे हम देखेंगे, जैसे डिसएमेनोरिया क्या होता है। एबनॉर्मल और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन विथ क्रैम्प एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू लोकली प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। डाई एमोनेरिया जो कि एबनॉर्मल और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, जो कि क्रैम्प के साथ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ ये होता है। जैसे 28 से 29 डेज में ना हो कि ये कभी 25 में हो, कभी ना हो या ना हो, जिसे हम डायमेनोरिया बोलते हैं।
अब ये एमोनोरिया जो है, ये मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर ड्यू टू मेनी फिजियोलॉजिकल हार्मोनल और मेंटल डिफेक्ट, दिस इज द साइन ऑफ स्टेरिलिटी। अब जो एमोनोरिया है ये मेंस्ट्रुअल नहीं होता है, जिस वोमेन में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, किस कारण? फिजियोलॉजिकल कारण, हार्मोनल कारण और मेंस्ट्रुअल डिफेक्ट के कारण। अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता, इस प्रोसेस को हम एमोनोरिया बोलते हैं, जिससे ये प्रदर्शित करती है, जिसकी साइन है ये स्टेरिलिटी के बाझपन का, ये इसमें बाझपन का शिकार या बाझपन का साइन है। अब बात करेंगे कि की नोट में क्या दिया गया है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इन द रिलीज्ड ओवम if not fertilized, lack of the menstruation may be indicative the pregnancy. Menstruation only occur if the released ovum, menstruation जो होता है वो ओवम रिलीज करता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, इज नॉट फर्टिलाइज, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडक्टिव, और यदि वो फर्टिलाइज ना हो तो मेंस्ट्रुएशन फिर से रैपिच्यूर हो जाता है और वो लाइनिंग को ब्रेक करके एंडोमेट्रियम को फिर से वो प्रेगनेंसी ना होने के कारण मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के फेज में आ जाता है। हाउएवर इट मे also be caused due to some other underlying cause like stress, poor health, और ये कुछ कारण जैसे स्ट्रेस, पुअर स्ट्रेस, हेल्थ, कुछ टेंशन के कारण से भी ये आ सकता है प्रॉब्लम। आप बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है और ये कितने दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 1 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल फेज बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से और ये लास्ट टिल द 5th, फर्स्ट डे से 5th डेज के बीच का जो फेज होता है जिसे मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। The uterus sheds its inner lining of soft tissue and blood vessels which exist the body from the vagina in the form of menstrual fluid। और यूट्रस जो है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है जिसका लाइनिंग, इनर लाइनिंग जो कि सॉफ्ट टिश्यू जो कि ब्लड वेसल्स एग्जिस्ट होता है बॉडी से, और किस फॉर्म में? वजाइनल से किस फॉर्म में निकलता है? वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के फॉर्म में निकलता है, जिसमें ब्लड लॉस जो होता है वह 10 ml से 80 ml लॉस हो जाता है ब्लड मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। यू मे एक्सपीरियंस एब्डोमिनल क्रैम्प। अगर आप एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि इसमें जो कि एब्डोमिन होता है पेट, इसमें दर्द हो जाती है। दीज क्रैम्प्स आर कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रीन एंड एब्डोमिनल मसल्स। और ये किस कारण होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रीन और एब्डोमिनल मसल में टू एक्सपेल द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, और ये एक्सपेल करता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को। अब बात करेंगे कि फॉलिक्यूलर फेज क्या होता है, जो कि फॉलिक्यूलर फेज को हम प्री ओव्यूलेटरी या प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं, जिसका जो कि 1 डेज से 13 डेज के बीच का होता है। दिस फेज ऑल्सो बिगिंस ऑन द फर्स्ट डेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन बट इट लास्ट टिल द 13th डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि ये फर्स्ट डेज से स्टार्ट होके लास्ट के 13 डेज तक ये चलता है। The pituitary gland secrete FSH that stimulate the egg cell in the ovary to grow। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह सिक्रेट करता है फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन को, और ये स्टिमुलेट करता है एग सेल को, किसमें? ओवरीज को ग्रो होने में। One like a structure called follicle, it take 13 days for the egg cell to reach maturity ग्राफियन फॉलिकल। ये 13 डेज के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है
वो मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर देगा। वाइल द एग मैच्योर इट फॉलिकल secrete estrogen and that stimulate the uterus to develop a lining of blood vessels and soft tissue called endometrium। जब भी एग सेल मैच्योर हो जाएगा और इसका फॉलिकल सिक्रेट होके एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कर देगा और एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा यूट्रस के डेवलप लाइनिंग को, और ये ब्लड वेसल्स और सॉफ्ट टिश्यू को एंडोमेट्रियम हम बोलते हैं। आप बात करेंगे कि ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है। ओव्यूलेशन फेज या ओव्यूलेटरी फेज 14 डेज को बोलते हैं। ऑन द 14th ऑफ द साइकिल 1 से 28 या 29 के बीच में जो ये साइकिल होता है उसके 14 डेज को हम ओव्यूलेशन फेज या ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट LH that cause the ovary to release matured egg। और ओव्यूलेशन फेज या ओव्यूलेटरी फेज में LH जो कि सीक्रेट करता है ओवरी रिलीज होगा मैच्योर्ड एग की तरह। द रिलीज्ड एग सेल इज स्विफ्ट इनटू द फॉलोपियन ट्यूब। और ये जो मैच्योर एग बाहर आएगा जो कि ये फॉलोपियन ट्यूब में चले जाएगा, जो कि ये सिलिया ऑफ द फिमरे, जो कि फिमरे के सहायता से ये फॉलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाएगा। Ovulation is the process in which a mature egg is released from the ovary। Ovulation एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मैच्योर एग रिलीज होता है ओवरी से। अब बात करेंगे कि ल्यूटियल फेज क्या होता है, और इसे हम सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, जो कि ये डे 15 से डे 28 तक चलता है। दिस फेज बिगिंस ऑन द 15th डेज एट लास्ट टिल द एंड ऑफ साइकिल। और ये जो स्टार्ट होता है डे 15 से जो कि एंड साइकिल के एंड होने तक चलता है। दीज फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस फेज। और कुछ दिए गए कंडीशन जो कि इस फेज में होता है। द एग सेल रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज स्टे इन द फॉलोपियन ट्यूब फॉर 24 आवर। और ओव्यूलेटरी फेज में जो कि एग सेल रिलीज हुआ है, जो कि ये फॉलोपियन ट्यूब में 24 आवर स्थिर रहेगा, मतलब कि उसमें प्रेजेंट रहेगा। इफ egg get fertilized by sperm then increase progesterone and estrogen level। यदि एग जो है वो फर्टिलाइज कर जाएगा स्पर्म से तो इंक्रीज हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का, और डिक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन, और डिक्रीज हो जाएगा गोनाडोट्रोपिन सच एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का, और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन चेंज टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग टू प्रमोट इम्प्लांटेशन। और FSH और जो LH है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रमोट करेगा और इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग, जो कि फर्टिलाइज एग को इम्प्लांटेशन होने के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, और डेवलपमेंट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। अब एक और केस इसमें है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज बाय स्पर्म देन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। यदि एग जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज ना हो तब कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट हो जाएगा, और वह लीडिंग टू ए डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन मेंटेनेंस एंडोमेट्रियम विथ ब्लड वेसल्स। और प्रोजेस्टेरोन का यह काम हो जाएगा कि वो मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को विथ ब्लड वेसल्स, और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन है उसका
लेवल डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज इन FSH और LH एंड सीडिंग ऑफ द एंडोमेटेरियल लाइनिंग मीन्स द बिगेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन। और फर्टिलाइज नहीं होगा तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चारों पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक में क्या क्या चीज आपको देखना चाहिए और करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि हाइजीनिक है वो मेंटेन करना चाहिए। सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के पीरियड के समय हाइजीनिक को काफी बरकरार रखना चाहिए, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। कृपया इसमें हाइजीनिक में मतलब कि ये मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक है, इसमें कहा गया है कि आपको बाथ कर लेना चाहिए, मतलब कि नहा लेना चाहिए, और क्लीन योरसेल्फ खुद को साफ रखना चाहिए रेगुलरली, मतलब कि प्रत्येक दिन आपको साफ रहना चाहिए। यूज सैनिटरी नैपकिन, जो कि वो सैनिटरी नैपकिन जो कि दुकान से खरीद कर नैपकिन लाए उसे यूज करना चाहिए। और क्लीन होममेड पैड, जो कि घर में बनाया गया होममेड पैड है, उसे यूज करना चाहिए। और चेंज सैनिटरी नैपकिन्स, जो कि नैपकिन्स को चेंज करना चाहिए। और होम पैड को भी चेंज करना है कब? 4 से 5 घंटे होने के बाद उसे चेंज कर लेना चाहिए पर द रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे 4 से 5 घंटा बाद चेंज कर लेना चाहिए। और डिस्पोज द यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन प्रोपरली वार्पिंग इन इट विद द यूज पेपर। और इसे डिस्पोज कर देना चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन को प्रोपरली सामान्य तरह से वार्पिंग कर लेना चाहिए। पेपर से इसे लपेट कर इसे डिस्पोज मतलब गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन्स, मतलब इधर उधर ना फेंके नैपकिन को। और ड्रेपिन ऑफ टॉयलेट, और टॉयलेट में भी इसे ना फेंके और ओपन एरिया में, काफी इससे दिक्कत हो सकती है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड विथ सोप। और अगर आप नैपकिन को अगर छूते हैं तो आपको हैंड को वॉश कर लेना चाहिए सोप से। आई होप आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक आपको काफी समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम टू फॉर्म ए डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाना चाहिए, और इसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूज हो जाता है और इसमें डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड सिमिल्टेनियसली टू द एम्फूला। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्फूला रीजन में होता है। और फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट। फर्टिलाइजेशन तब होगा जब ओवम और स्पर्म ट्रांसफर्ड हो जाएगा एम्फूला रीजन में, एम्फूली रीजन में, देन फर्टिलाइज हो जाएगा एग और स्पर्म। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विथ द ओवम। और फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो है वो कम मतलब कि कांटेक्ट में आ जाता है एक साथ ओवम के, जिसे जूना प्लूसिडा लेयर है। एंड इंक्लूड चेंज इन द मेम्ब्रेन, और इन शामिल कर देना चाहिए जो कि मेम्ब्रेन को चेंज कर दे। डैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, और उसे ब्लॉक कर देती है जूना प्लूसिडा लेयर एडिशनल स्पर्म को इंटर होने से। दस इट इंश्योर दैट द ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। और ये श्योर है कि ओनली वन स्पर्म ही 100% फर्टिलाइज हो सकता है। बाई चांस कभी कभी
दो स्पर्म, एक से ज्यादा स्पर्म का फर्टिलाइज हो जाता है। और इसी टर्म को दिया गया है नाम पोलीस्पर्मी। पोलीस्पर्मी इज द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म न्यूक्लियस इनटू द ओवम एट फर्टिलाइजेशन। When the acrosome of the spermatozoa touches the surface of the egg, the cytoplasm of the egg bulge forward, forming the respective cone or fertilization cone, a region where sperm enter the egg। जब एक्रोजोम स्पर्म का जो एक्रोजोम टच करता है एग को सरफेस को, द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग बल्ग फॉरवर्ड फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव, और एग के जो साइटोप्लाज्म है वो बल्ग हो जाता है, फूल जाता है किस तरफ, वो रिसेप्टिव फॉर्मिंग की तरफ, और फर्टिलाइजेशन कोन, और ए रीजन वेयर स्पर्म इंटर इनटू एग, और ये कुछ रीजन होता है जिस जगह का क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र से स्पर्म का एंट्री होता है एग में। कुछ इस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये वैलेटाइलाइन मेम्ब्रेन है जो कि ये मेम्ब्रेन ही होता है जो कि स्पर्म न्यूक्लियस है। फर्स्ट पोलर बॉडी ये एग है, क्या एग है, एग न्यूक्लियस, उसका ये साइटोप्लाज्म है। स्पर्म का ये एक्रोजोम है, एक्रोजोम, और ये स्पर्म है। ये एक स्पर्म जो कि है वन एग सेल के साथ ये काफी पॉलीप्लाइडी स्पर्म, एक से ज्यादा स्पर्म मतलब इसे चिपक जाता है। जूना प्लेसिडा लेयर को पता चल जाता है कि स्पर्म अब इसको एंट्री करने वाला है, जो कि एक स्पर्म के न्यूक्लियस को अगर ये कांटेक्ट में आ जाता है देन उसके बाद इसको ये ब्लॉक कर देता है। आई होप आपको ये फिगर या डायग्राम समझ आ गया होगा। The second meiotic division is also unequal and result in the formation of second polar body। जो कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है और इसका रिजल्ट जो होता है वो फॉर्मेशन करता है। इसमें जो रिजल्ट मिलता है अनइक्वल डिवीजन होने, सेकेंड मियोटिक में अनइक्वल डिवीजन होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है और हैप्लॉइड ओवम ऊटाइड का फॉर्मेशन कर देता है। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर, और हैप्लॉइड स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है और वो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। आई होप आपको जितना भी आज टॉपिक मैंने कराया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज के क्लास को मैं इसी पे एंड करता हूं और अगले जो कुछ टॉपिक बचा उसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।